हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता है, हम लोग जनजातियां पढ़ रहे थे। जनजातियां की मुख्य जो जनजाति थी, जैसे कि भील, गोंड, बैगा, भारिया, सहरिया, ये सब हम कुछ कोल, कोरकू, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ जाके इनको चेक करिए अगर आपको विस्तार से देखना है तो। हम यहाँ पे एक प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम एकदम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे आधे घंटे में सारी जनजातियां जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी हैं, जो बड़ी जनजातियां थी, और साथ ही साथ जो कि और छोटी मोटी जनजातियां बच गई थी, जैसे कि पारधी, पनिका, बंजारा, ये सब जनजातियां जो थी बच गई थी, तो इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे ये इस फॉर्म में पढ़ेंगे कि 30 मिनट्स में हम पूरी जनजातियां जितनी भी हैं वो कंप्लीट करेंगे, वो याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं भील जनजाति से। तो भील जनजाति की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने भील। ठीक, तो भील जनजाति जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है और भारत की तीसरी नंबर पे आती है सबसे बड़ी जनजातियों में। भील जनजाति आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपकी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पे जनजाति पाई जाती है। और अपना जो जनजाति का प्रतिशत होता है, अलीराजपुर में यह जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 89%, और फिर झाबुआ में पाई जाती है लगभग 85%। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील जनजाति। यहीं पे हम बात कर लेते हैं जो भील जनजाति है उसकी उपजातियों की बात कर लेते हैं कि उसकी कौन कौन सी उपजातियां होती हैं। तो भील की जो उपजाति होती है वो होती है भिलाला, भिलाला, बरेला, बैगास, पटियास, और हो गया आपका पटलिया। ये हो गई आपकी भील जनजाति की उपजातियां। क्षेत्रीय विवरण की बात करें कि यह जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात कि धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी में यह जनजाति आपकी पाई जाती है। बात करते हैं नृत्य और पर्व की कि इस जनजाति के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं, कौन कौन से पर्व हैं, कौन कौन से नृत्य पर्व करती है जनजाति। तो यह जनजाति एक प्रमुख इसका पर्व है वो है भगोरिया। कौन सा पर्व है भील का? भगोरिया। भगोरिया के बारे में मैंने डिस्क्राइब में बताया है जब मैंने भील जनजाति पढ़ाई थी, तो कंप्लीट उसके बारे में डिस्क्राइब किया है मैंने कि उसकी कैसे भगोरिया पर्व ये लोग मनाते हैं, होली के दौरान मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यह मैंने अगर आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके क्लिक करके देखें। भगोरिया हो गया आपका, साथ ही साथ हो गया नवाखानी, गल, गोल गथेड़ो। गोल गथेड़ो इनका नृत्य है, गोल गथेड़ो, गोल गथेड़ो इनका नृत्य है इस जनजाति का। फिर बात करते हैं धार्मिक स्थिति की कि यह जनजाति कौन कौन से जो देवता होती हैं उनकी पूजा करती हैं, किनकी पूजा करती हैं। तो यह जो जनजाति होती है ये महादेव को बहुत मानती हैं। ऐसा मानते हैं ये लोग कि हम महादेव के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? महादेव के। तो ये जनजाति के प्रमुख देवता हो गए महादेव, बापदेव, बाघदेव, राजपंथा देव, ये हो गए प्रमुख देवता। ठीक है,
सामाजिक स्थिति की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज है यहाँ पे जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों का पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे। और ये आर्थिक स्थिति की बात करें आपकी, तो आर्थिक स्थिति में जो भील जनजाति है वो अपनी कृषि मजदूरी करती है। ये जो खेती करते हैं, ये जो कृषि करते हैं उसे चिमाता कहते हैं। जो ये घर बना के रहते हैं, घरों को कहते हैं कू, और इनके निवास स्थान को बोला जाता है फाल्या। निवास स्थान को बोला जाता है फाल्या, घरों को बोला जाता है इनके कू, और इनकी जो ये लोग खेती करते हैं उस खेती को बोला जाता है चिमाता। ठीक है, कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भील जनजाति का। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नज़रिए से देख रहे हैं, उसको एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे सारी जनजातियों का, तो इसलिए मैं इतने शॉर्ट रूप में बता रही हूँ। और हम बात करें इनकी विवाह स्थिति की, तो इनकी जो विवाह की ये सामाजिक स्थिति में कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि पितृसत्तात्मक समाज है इनका। समाज है। विवाह की बात करें तो विवाह की जो स्थितियां हैं यहाँ पे 4-5 तरीकों से ये लोग भील जनजाति में विवाह होता है। एक होता है अपहरण विवाह, एक होता है घर जमाई, एक होता है घर गुस्सी, एक होता है नतारा विवाह। उसके अलावा यहाँ पे और होता है आपका भगोरिया विवाह होता है। साथ ही साथ होता है एक मगनी विवाह। कौन कौन से विवाह हो गए? एक हो गया आपका मगनी विवाह, दूसरा हो गया आपका घर जमाई विवाह। मंगनी विवाह में क्या होता है कि ये जो मंगनी विवाह होता है ये भीलों का सर्व स्वीकृत विवाह होता है। इसमें रीति रिवाज से वर वधू की शादी की जाती है। घर जमाई विवाह होता है कि जो लड़का होता है वो वधू के घर में जाके रुक जाता है और वधू के माता पिता की सेवा करता है। जब उसके माता पिता खुश होते हैं तो अपनी पुत्री का हाथ देते हैं, ये होता है घर जमाई विवाह। अपहरण विवाह भी भील जनजातियों में देखा जाता है। साथ ही साथ एक भगोरिया विवाह होता है जो कि होली के दौरान पे भगोरिया पर्व के दौरान लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके अलावा होता है यहाँ पे नतारा विवाह। नतारा विवाह का मतलब होता है विधवा विवाह, यानी कि भील जनजाति में विधवा विवाह को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भील जनजाति कंप्लीट। ये हमने सिर्फ एक पढ़ा है, एक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन किया है। हम जब आपको कंप्लीट इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट हाफ आवर का वीडियो बनाया हुआ है पूरी भील जनजाति के बारे में। आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाके क्लिक करें और देखें। ठीक है, ये हो गई हमारी भील जनजाति। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उपजातियां भिलाला, बरेला, बैगास, पटियास, पटलिया। क्षेत्रीय विवरण कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी में पाई जाती है। तो उपजातियां कौन कौन सी हैं? पढ़ लिया हम लोगों ने। नृत्य और पर्व कौन से हैं? भगोरिया, नवाखानी, गल, गोल, गथेड़ो है। धार्मिक स्थिति किन महादेव को मानते हैं, किन किन देवता को मानते हैं? तो महादेव, बापदेव, बागदेव, राजपंथादेव और महादेव इनके प्रमुख देवता हैं। सामाजिक स्थिति है पितृसत्तात्मक समाज है। आर्थिक स्थिति ये लोग कृषि करते हैं, इनकी कृषि को चिमाता कहा जाता है। निवास स्थान को इनके फाल्या कहते हैं। ये लोग जो घर बना के रहते हैं उसको कू कहते हैं। विवाह हो गया मगनी विवाह, घर जमाई, अपहरण, नतारा और भगोरिया विवाह। ठीक है, एक बार नोट डाउन करना है, करिए। फिर हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ते हैं जो कि होगी हमारी गोंड जनजाति। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं गोंड जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है तेलुगु के कुंड से, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अर्थात ऐसा बोला जाता है कि ये लोग पर्वत निवासी हैं। कौन? गोंड जनजाति। गोंड की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो गोंड की उपजातियां हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलाहर और कोयला भतूष। कोयला
भूतूष। ये जनजातियां हैं जो कि गोंड की उपजाति है, प्रधान पूजा पाठ का काम करती है। अगरिया जनजाति आपकी लोहे का काम करती है। ओझा जनजाति आपकी करती है झाड़ फूंक करती है। नागरची एक सपेरा जनजाति होती है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कोयला भतूस जनजाति की, जो कि नाचने गाने वाली जनजाति है। और 16 है जनजाति आपकी बढ़ई का काम करती है, यानी ये बढ़ईगिरी होती, बढ़ईगिरी काम करती है, बढ़ई का काम करती है। प्रधान करती है आपकी पूजा पाठ कराने का काम। अगरिया करती है लोहे का काम। ओझा करती है झाड़ फूंक का काम। नागरची एक सपेरा जनजाति होती है। 16 हर हो गई आपकी बढ़ई। और कोयला भुतूष हो गई नाचने गाने वाली जनजाति। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गोंड जनजाति। गोंड की उपजातियां हो गई प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, 16 हर, कोयला भुतूष। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रीय विवरण की। तो यह जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह जनजाति नर्मदा, विंध्याचल, सतपुड़ा के दोनों ओर ये लोग घर बना के रहते हैं। अर्थात ये लोग होशंगाबाद, नर्मदा के किनारों में यह जनजाति पाई जाती है। तो कहाँ? नर्मदा, विंध्याचल, सतपुड़ा के दोनों किनारों सतपुड़ा के दोनों किनारों में घर बना के ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गोंड जनजाति का क्षेत्रीय विवरण। नृत्य और पर्व की बात करें कि यह जनजाति कौन कौन से पर्व मनाती है, कौन कौन से नृत्य करती है। तो गोंड जनजाति आपका जो पर्व मनाती है वो होती है, एक होता है आपका मड़ई पर्व होता है, एक हो गया मेघनाथ पूजा हो गई जो कि गोंडों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये लोग करते हैं नवाखानी जात्रा। ठीक है, तो ये इन लोगों का एक त्योहार हो गया नवाखानी जात्रा। मेघनाथ पूजा, मेघनाथ पूजा का इनके इस जनजाति में बहुत महत्व है मेघनाथ पूजा का। और ये लोग एक मड़ई पर्व मनाते हैं। मड़ई पर्व के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, जब मैंने गोंड जनजाति का पूरा डिस्क्राइब बताया था, पूरी डिस्क्रिप्शन में बताया था इस जनजाति को। तो मड़ई जनजाति में क्या होता है, जो युवा होते हैं गोंड जनजाति के, वो लोग घर से, गाँव से बाहर एक घर बना के रहते हैं, वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसे युवा गृह कहा जाता है। और ये जो मड़ई होती है इसकी देखभाल एक विधवा महिला के द्वारा की जाती है। साथ ही इस जनजाति के नृत्य की बात करें तो यह जनजाति नृत्य करती है सजनी, दीवानी। इस जनजाति के द्वारा करने वाले नृत्य हैं। धार्मिक स्थिति की बात करें तो यह जनजाति के, इस जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं वो है बड़ा देव। अन्य देवताओं में आ जाएंगे आपके कौन कौन से अन्य देवता हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके ठाकुर देव, नारायण देव, प्रमुख देवता हो गए। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह समाज भी पितृ सत्तात्मक समाज है गोंडों का। और यहाँ पे पिता का जो सत्ता होती है वो पिता के हाथ में होती है। उसके बाद पुरुष प्रधान समाज है ये वाला जो समाज है। और ये लोग जो गोंड जनजाति होती है ये टोने टोटके में बहुत विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते, टोने टोटके अंधविश्वास में जनजाति विश्वास करती है। इसके अलावा यह जनजाति में जब एक प्रमुख बात ये है कि ये लोग जब गोंड जनजाति के यहाँ जब कोई ख़त्म हो जाता है तो ये लोग एक मृत्यु गान गाते हैं। इस मृत्यु गान को क्या बोला जाता है? खेहुल पाटा बोला जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा एक मृत्यु गान गाया जाता है जिसको खेहुल पाटा कहते हैं। इस जनजाति में जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनको गाड़ने की और उन्हें दाह संस्कार दोनों की परंपरा है। ठीक है, विवाह की बात करें इस जनजाति की तो विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा का मतलब होता है कि ये लोग ममेरे फुफेरे
चचेरे भाई बहनों से अपना विवाह का मतलब विवाह हो जाता है, शादी कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया दूध लौटावा। एक होता है पठौनी विवाह, एक होता है चढ़ विवाह, एक होता है आपका लम सेना विवाह। लम सेना वही होता है जो भील जनजाति में वो वाला विवाह होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, घर जमाई विवाह, जिसमें जो लड़का होता है वो लड़की के घर में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, रुकता है, उनकी माता पिता की सेवा करता है, तो वही लम सेना विवाह भी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वधू मूल्य की परंपरा है, अर्थात वधू को खरीदने की परंपरा है। वर पक्ष कुछ पैसे रुपए या फिर जो कुछ भी वस्तु देके क्या करता है, वधू को खरीदता है। और विधवा विवाह इस जनजाति में भी सर्व स्वीकृत है, अर्थात विधवा विवाह की मान्यता इस जनजाति में भी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गोंड जनजाति। इसकी उपजातियां हो गई प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलाहर, कोयला, बुतुश हो गई। क्षेत्रीय विवरण हो गया, नर्मदा, विंध्याचल, सतपुड़ा के दोनों किनारों में ये लोग घर बना के रहते हैं। नृत्य और पर्व की बात करें, नवाखानी, जात्रा, मेघनाथ पूजा, मड़ई इनके प्रमुख पर्व हो गए हैं, त्योहार हो गए हैं। सजनी, दीवानी, कर्माशाला इनके प्रमुख नृत्य हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति की, तो बड़ा देव इनके प्रमुख देवता हो गए, अन्य देव में हो गए ठाकुर देव, नारायण देव। सामाजिक स्थिति की बात करें तो पितृ सप्तात्मक समाज है। ये लोग एक जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इनमें एक मृत्यु गान की परंपरा है, जिसको क्या बोला जाता है, खेहुल पाटा बोला जाता है। विवाह की बात करें तो निम्न तरीकों से विवाह होता है, जो एक होता है दूध लौटावा, यानी ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहनों से विवाह हो जाता है। दूसरा होता है पठौनी विवाह, फिर होता है चढ़ विवाह, फिर होता है लम सेना विवाह। लम सेना विवाह इनका भीलों के घर जमाई विवाह की तरह ही होता है, और साथ ही साथ विधवा विवाह को भी इस जनजाति के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भील हो गई, गोंड हो गई। अब हम बात करते हैं बैगा जनजाति की, जो कि भारत सरकार के द्वारा अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, यानी भारत सरकार के द्वारा 3 पिछड़ी जनजातियों में से घोषित कौन कौन सी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो अब हम उनकी बात करते हैं, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए, नहीं तो हम इसको अब रिमूव करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैगा जनजाति की। कौन सी जनजाति की हम बात कर रहे हैं, बैगा जनजाति, जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक पिछड़ी जनजाति है आपकी बैगा जनजाति, और मध्य प्रदेश की यह चौथी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो गई आपकी भील, सेकंड नंबर पे आ गई आपकी गोंड, और थर्ड नंबर पे होती है कोल। और बैगा जनजाति आपकी मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी जनजाति है आपकी बैगा जनजाति। इसकी उपजातियों की बात करें कि कौन कौन सी उपजातियां हैं, तो बिझवार, नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, काढ़ मैना, नाहर। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, काढ़ मैना, नाहर, यह बैगा जनजाति की प्रमुख उपजातियां हो गई। क्षेत्रीय विवरण की बात करते हैं कि यह जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, अर्थात यह जनजाति पाई जाती है डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में इस जनजाति का क्षेत्रीय विवरण देखा जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, जो डिंडोरी जिले में जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के 56 गांवों में यह जनजाति पाई जाती है, इसलिए डिंडोरी को बैगा चक क्षेत्र भी कहा जाता
है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? बैगा चक क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के 56 गांवों में यह जनजाति पाई जाती है, इसलिए इसे बैगा चक क्षेत्र भी कहते हैं। नृत्य और पर्व की बात करते हैं कि यह जनजाति कौन कौन से पर्व मनाती है, कौन कौन से नृत्य करती है। तो यह जनजाति जो नृत्य करती है वो करती है कर्मा, शैला, परधौनी, फाग। इस जनजाति के द्वारा करने वाला प्रमुख नृत्य है। धार्मिक स्थिति की बात करते हैं कि यह जनजाति कौन से प्रमुख देवता को मानती है। तो जो बूढ़ा देव होते हैं वो इस जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं। ऐसा ये लोग मानते हैं कि बूढ़ा देव साल के वृक्ष में निवास करते हैं, यानी साल वृक्ष पर निवास करते हैं बूढ़ा देव। तो इनके प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रमुख देवता हो गए इनके बूढ़ा देव। अन्य देवताओं की बात करेंगे तो अन्य देवता हो गए इनके ठाकुर देव और नारायण देव। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो ठाकुर देव होते हैं वो इनके गांव की रक्षा करते हैं और जो नारायण देव होते हैं वो इनकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ठाकुर देव, नारायण देव। ठाकुर देव आपकी गांव की रक्षा करते हैं और नारायण देव बीमारियों से रक्षा करते हैं। बूढ़ा देव साल के वृक्ष में निवास करते हैं। फिर बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, तो इसमें भी पितृसत्तात्मक समाज होता है और इनकी एक अलग से पंचायत होती है, इनमें पंचायत व्यवस्था अलग से होती है। विवाह की बात करें तो विवाह कौन कौन से होते हैं? तो मगनी या मंगनी विवाह हो गया या चढ़ विवाह हो गया, जो कि वर पक्ष वधु पक्ष दोनों की सर्वसम्मति से होता है मगनी विवाह। यह विवाह अधिकतर प्रचलित है। सेकंड हो गया आपका लमसेना विवाह, वही हो गया कि लड़का जाता लड़की के घर में सेवा करता है, तब जाके लड़की के माता पिता अपने पुत्री की शादी उस लड़के से करते हैं। फिर हो गया एक चोर विवाह। नेक्स्ट हो गया आपका उठना विवाह और हो गया यहाँ पे उधारिया विवाह। उधारिया विवाह पहले से ही तय कर लिया जाता है और इस जनजाति में भी विधवा विवाह को मान्यता है। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये लोग झूम कृषि करते हैं, अर्थात ये लोग झूम खेती करते हैं और इनकी खेती को क्या कहा जाता है, यानी कि स्थानांतरित कृषि करते हैं और इनकी कृषि को कहा जाता है पोडू, बेबार या डाहिया। ये इनकी कृषि के नाम होते हैं। तो ये लोग जो बैगा जनजाति होती है आपकी, ये झूम कृषि करती है, अर्थात झूम खेती करती है, झूम कृषि करती है। और इनकी जो झूम कृषि, इसकी जो कृषि होती है बैगा जनजाति की, इनको क्या बोला जाता है? पोडू, बेबार या फिर डाहिया। ठीक है, पोडू, बेबार, डाहिया यह बोला जाता है। ओके, ये हो गई हमारी बैगा जनजाति। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारिया जनजाति, जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। कौन सी? आपकी भारिया जनजाति। नोट डाउन करना, नोट डाउन करें तो फिर इसको रिमूव करके और नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं भारिया जनजाति। आपकी भारिया जनजाति की बात कर रहे हैं हम। भारिया जनजाति आपकी भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातियों में एक पिछड़ी जनजाति है आपकी भारिया जनजाति, जिसे 1981 की जब जनगणना हुई थी तो 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारियों को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। ये लोग आधुनिक रहन सहन और शिक्षा से कोसों दूर है और भारिया का मतलब होता है भार ढोने वाला और यह एक अत्यंत ही पिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति का संकेंद्रण की बात करें, क्षेत्रीय विवरण की बात करें तो ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में इस जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है और साथ ही साथ यह कुछ जबलपुर में भी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के
तामिया तहसील के पातालकोट में इस जनजाति का संकेंद्रण है। इसके अलावा यह जनजाति जबलपुर के भी कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, और इस जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? भारिया की उपजातियां हो गई आपकी भूमिया, भुइहार, पैडो। ठीक है, ये हो गई आपकी भारिया की उपजाति। कौन कौन सी हो गई? भूमिया, भुइहार, पैडो। भारिया जब 1981 की जनगणना हुई थी तो 1981 की जनगणना में पातालकोट में जो रहने वाली भारिया जनजाति है उन्हें सरकार के द्वारा जंगलियों के भी जंगली कहा गया था। ये लोग आधुनिक शिक्षा, आधुनिक रहन सहन से कोसों दूर हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग व्यवसाय की बात करें तो ये लोग बांस की चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां बनाते हैं, उन्हें बना के बाजार में विक्रय करते हैं, जिससे अपना जीवन यापन करते हैं। और नृत्य और पर्व की बात करते हैं तो यह जो जनजाति है भारिया जनजाति, ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है, गोंडों को अपना आदर्श, गोंड जनजाति को अपना आदर्श मानती है। तो यह जनजाति जो हिंदू धर्म के त्यौहार पर्व होते हैं उसको मनाती है। साथ ही साथ ये जो पर्व मनाती है वो हो गए आपके बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी, और हो गया आपका जातरा। क्या हो गया? बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी और जातरा। ठीक है, और इनकी धार्मिक स्थिति की बात करें तो इनके प्रमुख देव हो गए, ये लोग मानते हैं एक बूढ़ा देव को प्रमुख देवता हो गए इनके बूढ़ा देव। साथ ही साथ हो गए इनके दूल्हा देव, नारायण देव, यह इनके प्रमुख देवता हो गए। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह भारिया जनजाति में भी जो समाज होता है वो पितृवंशी समाज होता है। इसमें जो समाज का प्रमुख व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है भूमिका। क्या बोला जाता है? भूमिका। भारिया जनजाति का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसे भूमिका बोला जाता है। यहाँ पे विवाह की बात करते हैं कि ये लोग कौन कौन से विवाह करते हैं तो मगनी विवाह, लमसेना विवाह, थर्ड हो गया आपका राजी बाजी विवाह, और विधवा विवाह की भी इस जनजाति में मान्यता है। ठीक है, कर्मा, शैला, सैतम इनके प्रमुख नृत्य हैं। कर्मा, शैला, सैतम। कौन कौन से नृत्य हो गए? कर्मा, शैला, सैतम, ये उनके प्रमुख नृत्य हो गए। धार्मिक स्थिति हो गई दूल्हा देव, नारायण देव। सामाजिक स्थिति भूमिका इनका प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। मगनी, लमसेना, राजी बाजी, विधवा विवाह ये लोग करते हैं। साथ ही साथ ये लोग गीत, कथा और गाथा का इनके यहाँ जो कला होती है इनका इनमें संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भारिया जनजाति जो कि भारत सरकार के द्वारा 3 पिछड़ी जनजाति में से एक पिछड़ी जनजाति है। 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। यह जनजाति छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में इस जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। साथ ही साथ यह जनजाति जबलपुर में भी पाई जाती है। उपजातियाँ कौन सी हैं? भूमिया, भुइहार, पैडो। नृत्य और पर्व की बात करते हैं तो बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी, जात्रा प्रमुख पर्व है। नृत्य जो हो गया कर्मा, शैला, सैतम हो गया। धार्मिक स्थिति की बात करें बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव प्रमुख देवता हो गए। सामाजिक स्थिति पितृवंशी समाज होता है और इनके
संगोत्री विवाह ये लोग नहीं करते हैं। और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसको भूमिका बोला जाता है। मगनी, लम, सेना, राजी बाजी, विधवा विवाह इनके प्रमुख विवाह हो गए, ठीक है। और बोली हो गई इनकी भरनौटी, भीलों की बोली थी, जो भील लोग बोली बोलते हैं वो भीली, गोंड लोग जो बोली बोलते हैं वो होता है गेंडी, और जो भारियाँ जो लोग बोली बोलते हैं उसको बोलते हैं भरनौटी। भरनौटी इनकी बोली हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारी भारिया जनजाति कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं सहरिया की, जो कि अगेन भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजाति में से एक पिछड़ी जनजाति है आपकी सहरिया। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं जो कि है आपकी सहरिया जनजाति। यह भी भारत सरकार के द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति में से एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है आपकी। कौन कौन सी पिछड़ी जनजातियों की हमने बात की जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में सबसे पिछड़ी जनजाति है बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा भारिया हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? सहरिया जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सहरिया की बात करें तो सहरिया जो पारसी शब्द, पारसी एक शब्द होता है शहर, तो सहरिया कहाँ से लिया गया है? तो पारसी शब्द शहर जो होता है उसका मतलब होता है पारसी में जंगल। तो ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति जंगल में निवास करती है, अर्थात इस जनजाति को सहरिया बोला गया। सहरिया जनजाति आपकी जंगल में निवास करने वाली जनजाति है। क्षेत्रीय विवरण की बात करें तो यह जनजाति उत्तरी मध्य प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है यह जनजाति? आपकी पाई जाती है श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना में यह जनजाति आपकी पाई जाती है। मुरैना, श्योपुर, गुना, ग्वालियर में यह जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति की नृत्य और पर्व की बात करें, इसके पहले इस जनजाति के धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। तो यह जनजाति हिंदू देवी देवता की पूजा करती है, अर्थात यह हिंदू देवी देवताओं को मानती है। यह सहरिया जनजाति हिंदू देवी देवताओं को मानती है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो यह जनजाति की बात, जो सामाजिक स्थिति की हम बात करेंगे कि इस जनजाति में के लोग समतल स्थानों में रहते हैं। अगेन जो समाज होता है पितृवंशी होता है। इस जनजाति के लोग समतल स्थान में निवास करते हैं जिसे सहराना बोला जाता है। और यहाँ पे लगभग हर किसी के अपने घर होते हैं, जिनमें जो हर घर का प्रमुख व्यक्ति होता है उसको पटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेल। तो इनके निवास स्थान को सहराना, निवास स्थान को सहराना बोला जाता है। और इन जो प्रत्येक परिवार में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, तो प्रत्येक परिवार के प्रमुख व्यक्ति को पटेल नाम से संबोधित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का प्रमुख होता है पटेल। नृत्य और पर्व की बात करें तो नृत्य ये लोग मनाते हैं दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। दुलदुल घोड़ी, लहंगी, परधौनी। यह जो जनजाति है आपकी सहरिया जनजाति, यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अर्थात ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, गुना में जनजाति पाई जाती है। तो इस जनजाति में जो पहनावा वेशभूषा है, तो सहरिया जनजाति में बहुत ज़्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो राजस्थान का देखा जाता है। राजस्थान की वेशभूषा का यहाँ पे प्रभाव देखा जाता है। धार्मिक स्थिति, ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। इनके निवास स्थान को
सहराना बोलते हैं और प्रत्येक परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको पटेल बोला जाता है। विवाह की बात करें तो जो विवाह के नियम होते हैं कठोर होते हैं और ये लोग हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही ये लोग विवाह करते हैं। ठीक है, सहरिया हो गई आपकी, पिछड़ी जनजाति हो गई, दुल्लुल घोड़ी, लहंगी परधोनी प्रमुख नृत्य हो गया आपका। और इस जनजाति की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। ये जंगल में निवास करने वाली जनजाति है, तो जंगल से मिलने वाली लकड़ी, कंद, फल फूल जो होता है और जो शहद होता है उसको, जड़ी बूटी, इनको बेच के ये लोग पास के ही जो बाजार हाट होता है वहाँ पे बेच कर विक्रय करके अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, और यह जनजाति अत्यंत ही कला प्रेमी होती है। तो मतलब कि ये कथा पहेलियाँ ये इस जनजाति की लोक संस्कृति का परिचायक है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहरिया जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं कोल जनजाति के बारे में। कोल कोरकू पढ़ते हैं। फिर जो छोटी छोटी जनजातियाँ हमारी बच गई थी जैसे कि पनिका, पारधी, तो इन जनजातियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जनजाति की हम बात कर रहे हैं जो कि है कोल जनजाति आपकी। कोल जनजाति आपकी कोलेरियन और मुंडा परिवार की एक जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति का जो कोल जनजाति है आपकी, इस जनजाति का वर्णन ऋग्वेद जो मध्य प्रदेश में, भारत में भी इस जनजाति का, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपकी कोल जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो गई आपकी भील, सेकंड नंबर पे आ गई आपकी गोंड, थर्ड नंबर पे हो गई कोल जनजाति, फोर्थ नंबर पे हो गई आपकी बैगा जनजाति। ये क्रमशः जनजातियों का क्रम है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति से सबसे छोटी जनजाति तक पाई जाती हैं। फिर यहाँ बात करेंगे कोल जनजाति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद, महाभारत, मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो कोल जनजाति है उन्हें कोल्हाती के नाम से जाना जाता था। जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कोल जनजाति का वो कोल्हाती के नाम से मिलता है, कोल्हाती के नाम से इनका उल्लेख है। तो हम बात कर रहे हैं कोल जनजाति की। कोल की कुछ उपजातियां हैं जो कि हो गई आपकी रौतिया, रौतेला, कठौतिया, भगुतिया हो गई आपकी उपजाति। कोल की उपजाति होगी रौतिया, रौतेला, कठौतिया, भगुतिया। कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो यह जनजाति मध्य प्रदेश की पूर्वी जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी में यह जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य और पर्व की बात करें तो कोल दहका, जो कोलों का प्रमुख नृत्य होता है वो होता है आपका कोल दहका। इसके अलावा यह जनजाति हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित है, तो यह हिंदू जो धर्म होते हैं, जो त्यौहार होते हैं उनको बड़े उत्साह के साथ मनाती है, जैसे कि नवरात्रि, होली, दिवाली, दशहरा बड़े उत्साह के साथ यह जनजाति मनाती है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो भैरम देव, सन्यासी देव, बाप देव इनके प्रमुख देवता हो गए। कौन कौन से? भैरम देव, सन्यासी देव, बाप देव इनके प्रमुख देवता हो गए। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे भी पितृवंशी समाज होता है, पितृ सप्तात्मक समाज होता है। इनकी जो कोल जनजाति होती है इसकी एक पंचायत होती है जिसे गोहिया कहा जाता है, और इस पंचायत का एक प्रमुख सदस्य होता है जिसको गोटिया कहा जाता है। और कोल समाज का पूरा जो कोल का जो पूरा समाज होता है उसको कोल्हन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्हन कहा जाता है। इनके घर खपड़ैल के एवं मिट्टी के होते हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग कृषि और मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोल जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है आपकी कोल जनजाति। और ऋग्वेद, महाभारत, रामायण में भी इस जनजाति का उल्लेख है। ऋग्वेद में कोल्हाती के नाम से इस जनजाति का उल्लेख पाया जाता है। इसकी उपजातियां हो गई आपकी रौतिया, रौतेला, कठौतिया, भगुतिया। क्षेत्रीय विवरण की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले अर्थात रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी में जनजाति पाई जाती है। कोल दह का प्रमुख नृत्य हो गया। नवरात्रि, होली, दिवाली, दशहरा त्यौहार मनाते हैं ये लोग। भैरम देव, सन्यासी देव, बाप देव प्रमुख देवता हो गए। सामाजिक स्थिति होगी, पंचायत होती है इनकी जिसे गोहिया कहा जाता है, और इनके जो प्रमुख सदस्य होता है उसको गोटिया कहते हैं। पूरा समाज कोल्हन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति की हम बात कर रहे हैं जो कि है आपकी कोरकू जनजाति।
कोरुको जनजाति की हम बात करते हैं तो कोरुको जनजाति की एक कोलेरियन परिवार की एक जनजाति है जो कि गोंड की उपजाति है। कोरुको आपकी कोलेरियन परिवार की उपजाति है। जो कोल थी वो कोलेरियन और मुंडा परिवार की जाति थी। कोलेरियन और मुंडा परिवार की एक जनजाति थी आपकी कोल, और कोरुको आपकी कोलेरियन परिवार की जनजाति है। इसकी जो उपजातियां हैं वो होगी पोथारिया, रूमा, बोबई और दुलारिया। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जनजाति आपकी पाई जाती है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर में। कोरुको जनजाति आपकी होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में पाई जाती है। नृत्य और पर्व की बात करें तो यह जनजाति हिंदू धर्म के ही पर्व त्यौहार मनाती है, उसको बड़े उत्साह के साथ, अर्थात नवरात्रि, होली, दिवाली जैसे जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं वो पूरे मनाती है, और हिंदू धर्म के जो देवता होते हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं। और जो एक और प्रमुख देव हो गए इनके, वो होगा डोंगर देव और भटुआ देव, जिनकी ये पूजा करते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो समाज होता है पितृवंशी समाज होता है, और ये लोग, इनका जो भूमिया पढ़ियार जो होता है एक सम्मानित व्यक्ति होता है। ये लोग कृषि और आखेटक करके अपनी जो इनकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो ये लोग कृषि और आखेटक करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके जो घर होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। ये लोग अपना जो घर होता है एकदम खुले में बनाते हैं, सुंदर तरीके से बनाते हैं। और जो कोरुको लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो गांव, जो इनका घर होता है, जो इनका गांव होता है, गांव के चारों तरफ एक बाड़ा लगा देते हैं। गांव को चारों तरफ से बाड़े से पूरी तरह से पैक कर देते हैं, जिससे कि कोई भी इनके गांव के अंदर ना आने पाए। तो ये हो गई आपकी कोरुको, ये हो गई आपकी कोल। जो पूरा ये सिर्फ हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जो इसका कंप्लीट पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने कोल कोरुको को, वो जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके क्लिक करें और उसको देखें। ठीक है, तो कोल कोरुको तक जनजाति तक मैं बड़ी बड़ी जनजाति पढ़ा चुकी थी। आज अब मैं कुछ छोटी छोटी जनजातियों की बात करेंगे, जैसे कि बंजारा, पनिका, पारधी, सारथी, इन जनजातियों की बात हम करते हैं। नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए, तो हम इसको अब रिमूव करते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी जनजातियों की हम बात करते हैं, जैसे कि हो गई हमारी बंजारा जनजाति। हम बात कर रहे हैं बंजारा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो बंजारा जनजाति है आपकी एक घुमंतू जनजाति। कौन सी जनजाति है? घुमंतू जनजाति। बेसिकली ये राजस्थान की जनजाति है, लेकिन राजस्थान से माइग्रेट होके ये लोग आए हैं कहाँ पे? इंदौर, देवास, उज्जैन में निवास करने लगे हैं। कहाँ पे? इंदौर, देवास, उज्जैन में निवास कर रहे हैं। कहाँ से आई है यह जनजाति? राजस्थान से माइग्रेट होके आई है, इंदौर, देवास, उज्जैन में निवास करने लगी है। ये घुमंतू जनजाति है। इस जनजाति ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कंघी का आविष्कार किया था। तो कंघी का आविष्कार किया था आपकी बंजारा जनजाति ने। ठीक है, कंघी का आविष्कार किया था बंजारा जनजाति ने। घुमंतू जनजाति है, इंदौर, देवास, उज्जैन में माइग्रेट होकर, राजस्थान से माइग्रेट होकर इंदौर, देवास, उज्जैन में रहने लगी है, और यह कंघी का आविष्कार करती है। यह जो गुरु नानक देव, सिख गुरु नानक देव को अपना गुरु मानती है। किसको अपना गुरु मानते हैं ये लोग? सिख गुरु नानक देव। ठीक है, तो सिख गुरु नानक देव को ये अपना गुरु मानते हैं। कौन सी जनजाति? बंजारा जनजाति। नेक्स्ट जनजाति की आपकी बात करते हैं पनिका जनजाति। पनिका जनजाति है आपकी एक कबीरपंथी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कबीरपंथी जनजाति है। ऐसा बोला जाता है कि यह जो जनजाति है कबीर निर्गुण ब्रह्मा के ये लोग उपासक है, अर्थात ये लोग कबीर के दोहे गाते हैं सब जगह। किसके उपासक है? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक है।
ये लोग कबीर के दोहे गाते हैं हर जगह। और यह जनजाति आपकी सीधी सिंगरौली शहडोल में निवास करती है। तो पनिका जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? तो सीधी सिंगरौली शहडोल उमरिया में यह जनजाति आपकी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीधी सिंगरौली शहडोल उमरिया। इन जनजातियों के बारे में बस हमें छोटे छोटे पढ़ना है, इतना ही इतना थोड़ा सा देखना है, क्योंकि सिर्फ हमें बस ये देखना है ना कि ये कहाँ, मतलब मेन इनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आता नहीं, बड़ी जनजाति है नहीं मध्य प्रदेश की, बहुत छोटी जनजाति हैं जो कि दूसरी जगह से आई हैं। तो बंजार जनजाति आपकी घुमंतु जनजाति राजस्थान से आई, राजस्थान से माइग्रेट होकर है इंदौर, देवास, उज्जैन में निवास कर रही है। कंघी का आविष्कार इसी जनजाति ने किया था। सिख गुरु नानक देव को ये अपना गुरु मानती है। पनिका जनजाति कबीरपंथी जनजाति है, ये लोग निर्गुण ब्रह्मा की उपासक है। और यह जनजाति सीधी सिंगरौली शहडोल उमरिया में पाई जाती है। ये लोग कबीर के जो दोहे होते हैं उसका अनुसरण करते हैं, उसको गाते हैं, कबीर के दोहे को। कौन सी जनजाति? पनिका जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अगरिया और पारधी जनजाति, उसके बाद हमारी जनजाति कंप्लीट। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं जो कि है आपकी अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति आपकी लोहे का काम करती है, लोहे का काम करती है, लोहा बनाती है, लोहे का काम करने वाली जनजाति है, यह है आपकी अगरिया जनजाति। ठीक है, और यह लोहे का कार्य करती है, इसलिए इनके जो देवता हो गए वो हो गए लोहासुर। कौन से देवता हो गए? लोहासुर। लोहासुर इनके प्रमुख देवता हो गए। और लोहासुर को प्रसन्न करने के ये लोग काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। किसकी बलि चढ़ाते हैं? काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं ये लोग। अगरिया जनजाति आपकी लोहे का काम करती है, लोहे का काम करने के कारण लोहासुर इनके प्रमुख देवता हो गए। यह लोग काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। बेसिकली ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी बालाघाट में। कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में। और बालाघाट के अलावा यह जनजाति आपकी उमरिया शहडोल में भी पाई जाती, उमरिया शहडोल अनूपपुर में भी यह जनजाति आपकी पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और जनजाति की जो है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति यह एक आखेटक जनजाति है, अर्थात शिकार करने वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति आखेटक जनजाति है। यह जनजाति सीहोर रायसेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीहोर रायसेन में यह जनजाति पाई जाती है और यह एक आखेटक जनजाति है। ठीक है, जो अगरिया जनजाति है आपकी, अगरिया जनजाति में आपके जो तलाक की जो है वो परंपरा है यहाँ पे, मतलब कि तलाक यहाँ पे परंपरा क्या है, जो तलाक है ना वो यहाँ पे जो मतलब तलाक की अनुमति दी गई है अगरिया जनजाति में, कि अगरिया जनजाति वालों को, मतलब अगरिया जनजाति अपने आप में क्या है, इस यहाँ पे तलाक की अनुमति है इस जनजाति में। ठीक है, पारधी जनजाति आखेटक जनजाति है जो कि सीहोर रायसेन में पाई जाती है। एक और जनजाति बच रही है, छोटी सी जनजाति धनवार जनजाति। धनवार जनजाति भी आपकी कृषि मजदूरी करती है और यह जनजाति बहुत पुरानी जनजाति है। और बस इतना ही है इस जनजाति के बारे में। एक बार और देख लेते हैं। इन जो मतलब धनवार जनजाति है, एक और छोटी सी जनजाति बच रही है आपकी जो कि है धनवार जनजाति। तो धनवार जनजाति आपकी धनुष चलाने वाली जनजाति है, अर्थात कि ये शिकार करते हैं, शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं और यह एक प्राचीन जनजाति में से एक है।
और इनके ठाकुर देव और नारायण देव, दूल्हा देव इनके प्रमुख देवता हैं धनवार के। तो इस तरह से आपकी जो जनजातियां हैं वो हुई कंप्लीट। कौन कौन सी अभी हमने छोटी जनजाति पढ़ी? बंजारा पढ़ी जो कि घुमंतु है जिसने कंघी का आविष्कार किया था। पनिका जनजाति, ये इस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि कंघी का आविष्कार किस जनजाति ने किया, तो बंजारा जनजाति ने किया। कबीर को अपना गुरु, कबीर के निर्गुण ब्रह्मा की उपासक कौन सी जनजाति है, तो पनिका जनजाति है, इसलिए हमने इन जनजातियों को पढ़ा है। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ये लोग काली मुर्गी को की बलि चढ़ाते हैं लोहासुर देवता को प्रसन्न करने के लिए। पारधी जनजाति किस प्रकार की जनजाति है, तो एक आखेटक प्रकार की जनजाति अर्थात ये शिकार करती है। सीहोर रायसेन में जनजाति पाई जाती है। इस तरह से आपकी जनजाति की आज पूरी क्लास कंप्लीट हो गई। आज हमने कंप्लीट जनजातियां देख लिया। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम जनजातियों के लिए जो मतलब योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।